प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ए. ट्रांसफॉर्मर, बी. इलेक्ट्रिक जनरेटर, सी. बैटरी, डी. पहिया। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सी. बैटरी। बैटरी एक विद्युत रासायनिक उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यही कारण है कि इसका उपयोग मोबाइल, टॉर्च, वाहन तथा अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य: बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलती है। इलेक्ट्रिक जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्रांसफॉर्मर केवल एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है। प्रश्न संख्या 2। किसका उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है? ए. गोल कृमियों, बी. केंचुओं, सी. फीता कृमियों, डी. चपटे कृमियों। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है डी. केंचुओं। वर्मी कंपोस्टिंग जैविक कचरे से उच्च गुणवत्ता की खाद बनाने की प्रक्रिया है जिसमें केंचुओं का उपयोग किया जाता है। केंचुए जैविक पदार्थों को विघटित करके उपजाऊ खाद तैयार करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य: वर्मी कंपोस्टिंग में केंचुओं का उपयोग किया जाता है। इससे जैविक खाद तैयार होती है। यह पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धति है। प्रश्न संख्या 3। मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम, श्रोणिखंड और जघनास्थि के मेल से बनता है? ए. नितंब अस्थि, बी. जबड़ा, सी. कपाल, डी. पाद। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ए. नितंब अस्थि। इलियम, इशियम, श्रोणिखंड और प्यूबिस, जघनास्थि तीनों अस्थियां मिलकर नितंब अस्थि का निर्माण करती हैं। यह शरीर के भार को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महत्वपूर्ण तथ्य: नितंब अस्थि 3 अस्थियों के संलयन से बनती है। यह श्रोणि पेल्विस का प्रमुख भाग है। यह शरीर का भार पैरों तक पहुंचाने में सहायक होती है। प्रश्न संख्या 4। निम्न में से कौन सा पादप एक जिम्नोस्पर्म है? ए. काई, मॉस, बी. फर्न, सी. आम, डी. चीड़, पाइन। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है डी. चीड़, पाइन। जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज फल के भीतर नहीं होते। चीड़ इसका प्रमुख उदाहरण है। महत्वपूर्ण तथ्य: जिम्नोस्पर्म के बीज नग्न होते हैं। चीड़ और देवदार इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इनमें फूल और फल नहीं बनते। प्रश्न संख्या 5। कौन सा तत्व विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है? ए. पॉजिट्रॉन, बी. न्यूट्रिनो, सी. इलेक्ट्रॉन, डी. प्रोटॉन। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बी. न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो एक अत्यंत हल्का तथा विद्युत आवेश रहित कण है। यह केवल कमजोर नाभिकीय बल तथा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से अन्य कणों के साथ परस्पर क्रिया करता है। महत्वपूर्ण तथ्य: न्यूट्रिनो पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता। यह अत्यंत कम द्रव्यमान वाला कण है। यह पदार्थ के आर पार भी गुजर सकता है। प्रश्न संख्या 6। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके किसके बराबर होती है? ए. इलेक्ट्रॉन बंधुता, बी. परमाणु भार, सी. परमाणु क्रमांक, डी. समतुल्य भार। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सी. परमाणु क्रमांक। किसी उदासीन न्यूट्रल परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है। इसलिए किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। महत्वपूर्ण तथ्य: परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। प्रत्येक तत्व की पहचान उसके परमाणु क्रमांक से होती है। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा? ए. शुद्ध जल, बी. नींबू का रस, सी. रक्त, डी. डिटर्जेंट। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बी. नींबू का रस।
पीएच मान किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। जितना कम पीएच मान होगा, विलयन उतना ही अधिक अम्लीय होगा। नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए इसका पीएच सबसे कम होता है। महत्वपूर्ण तथ्य: पीएच का मान 0 से 14 तक होता है। पीएच 7 शुद्ध जल का होता है। पीएच 7 से कम अम्लीय तथा 7 से अधिक क्षारीय होता है। प्रश्न संख्या 8। इनमें से कौन सा एक ताम्र अयस्क है? ए मैग्नेटाइट, बी हेमाटाइट, सी मैलाकाइट, डी क्रोमाइट। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सी मैलाकाइट। मैलाकाइट तांबे का प्रमुख अयस्क है। इससे तांबा प्राप्त किया जाता है। इसका रंग सामान्यतः हरा होता है और यह तांबे का कार्बोनेट खनिज है। महत्वपूर्ण तथ्य: मैलाकाइट तांबे का प्रमुख अयस्क है। मैग्नेटाइट और हेमाटाइट लौह अयस्क हैं। क्रोमाइट से क्रोमियम प्राप्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 9। पानी का हिमांक बिंदु फ़ारेनहाइट में क्या है? ए 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 34 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। हिमांक बिंदु वह तापमान है जिस पर पानी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था अर्थात बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। महत्वपूर्ण तथ्य: पानी का हिमांक 0 से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तापमान मापने के लिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पैमानों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 10। जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण कहां से गुजरेगी? ए मुख्य अक्ष, बी वक्रता केंद्र, सी मुख्य फोकस, डी प्रकाशिक केंद्र। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सी मुख्य फोकस। उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यह उत्तल लेंस का एक महत्वपूर्ण किरण नियम है। महत्वपूर्ण तथ्य: उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण मुख्य फोकस से गुजरती है। मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां समानांतर किरणें अभिसरित होती हैं। प्रश्न संख्या 11। विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है? ए न्यूट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी इलेक्ट्रोड, डी प्रोटॉन। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बी इलेक्ट्रॉन। धातु के चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की एक निश्चित दिशा में गति को विद्युत धारा कहते हैं। जब किसी परिपथ में विभवांतर लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित होती है। महत्वपूर्ण तथ्य: विद्युत धारा का कारण इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत का संचालन करते हैं। विद्युत धारा की सी इकाई एम्पियर है। प्रश्न संख्या 12। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे और मध्यमा उंगली के बीच का कोण कितना होता है? ए 45 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 120 डिग्री, डी 180 डिग्री। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बी 90 डिग्री। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा उंगली एक दूसरे के प्रति समकोण अर्थात 90 डिग्री पर रखी जाती हैं। इस नियम का उपयोग विद्युत मोटर में बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य: फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम विद्युत मोटर पर लागू होता है। तीनों उंगलियां एक दूसरे के प्रति 90 डिग्री पर होती हैं। अंगूठा बल, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र तथा मध्यमा धारा की दिशा दर्शाती है। प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? ए प्रकाशगतिज प्रभाव, बी फोटोवोल्टाइक प्रभाव, सी प्रकाश संश्लेषण प्रभाव, डी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। बताइए सही उत्तर क्या होगा?
इसका सही उत्तर है बी, फोटोवोल्टाइक प्रभाव। सौर सेल सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यह प्रक्रिया फोटोवोल्टाइक प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित होती है। महत्वपूर्ण तथ्य: सौर सेल फोटोवोल्टाइक प्रभाव पर कार्य करते हैं। इसमें सूर्य के प्रकाश से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका उपयोग सोलर पैनल और सौर ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है। प्रश्न संख्या 14। पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? ए, रेजिन और गोंद। बी, यूरिक अम्ल। सी, वृद्धि संवर्धक पदार्थ। डी, अमोनिया और यूरिया। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ए, रेजिन और गोंद। पौधों के पुराने जाइलम ऊतकों में रेजिन, गोंद तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थ जमा होते रहते हैं। ये पदार्थ पौधे के लिए हानिकारक नहीं होते और वहीं संग्रहित रहते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य: पुराने जाइलम में रेजिन और गोंद का संचय होता है। जाइलम पौधों में जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है। पुराना जाइलम हार्टवुड का निर्माण करता है। प्रश्न संख्या 15। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ फाइलम कौन सा है? ए, निमेटोडा। बी, एनीलिडा। सी, आर्थ्रोपोडा। डी, मोलस्का। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सी, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इस संघ में कीट, मकड़ी, बिच्छू, झींगा, केकड़ा आदि अनेक प्रकार के जीव शामिल हैं। महत्वपूर्ण तथ्य: आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। इनके शरीर और पैर संधियुक्त होते हैं। कीटों की सबसे अधिक प्रजातियां इसी संघ में पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 16। हृदय चक्र कार्डियक साइकिल क्या है? ए, एक धड़कन और एक नाड़ी दर। बी, हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र। सी, एक तंत्रानुसारी और एक फुफ्फुसी चक्र। डी, 2 बार एट्रियोवेंट्रिकुलर कपाट का खुलना। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बी, हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र। हृदय चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें हृदय एक बार संकुचित सिस्टोल होकर रक्त को पंप करता है और फिर शिथिल डायस्टोल होकर पुनः रक्त से भरता है। संकुचन और शिथिलीकरण की यह पूरी प्रक्रिया एक हृदय चक्र कहलाती है। महत्वपूर्ण तथ्य: हृदय चक्र में संकुचन और शिथिलीकरण दोनों शामिल होते हैं। संकुचन को सिस्टोल कहते हैं। शिथिलीकरण को डायस्टोल कहते हैं। प्रश्न संख्या 17। कौन सा ऊतक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? ए, शिरा। बी, उपास्थि। सी, कंडरा टेंडन। डी, एरियोलर। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सी, कंडरा टेंडन। कंडरा एक मजबूत रेशेदार संयोजी ऊतक है जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। इसके माध्यम से मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न बल हड्डियों तक पहुंचता है, जिससे शरीर में गति संभव होती है। महत्वपूर्ण तथ्य: कंडरा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। यह मजबूत रेशेदार संयोजी ऊतक होता है। शरीर की गति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रश्न संख्या 18। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? ए, विटामिन के। बी, विटामिन बी। सी, विटामिन डी। डी, विटामिन सी। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ए, विटामिन के। विटामिन के शरीर में ऐसे प्रोटीनों को सक्रिय करता है जो रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया में आवश्यक होते हैं। इसकी कमी होने पर रक्तस्राव लंबे समय तक जारी रह सकता है। महत्वपूर्ण तथ्य: विटामिन के रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। इसकी कमी से रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है। यह यकृत में क्लॉटिंग फैक्टर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न संख्या 19। फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? ए, प्रकाश निर्भर अभिक्रियाएं। बी, फर्मेंटेशन। सी, केल्विन साइकिल। डी, ऑक्सीडेशन। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सी, केल्विन साइकिल।
प्रकाश संश्लेषण की केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। यह प्रक्रिया प्रकाश पर सीधे निर्भर नहीं होती, इसलिए इसे प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य: ग्लूकोज का निर्माण केल्विन साइकिल में होता है। यह प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट बनाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 20। सामान्यतः किस पेड़ की टहनी दातून का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है? ए. आम, बी. सागौन, सी. केला, डी. नीम। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है डी. नीम। नीम की दातून का उपयोग प्राचीन समय से दांतों और मसूड़ों की सफाई के लिए किया जाता रहा है। नीम में प्राकृतिक जीवाणुरोधी एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो मुख को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य: नीम की दातून दांतों की सफाई के लिए उपयोग की जाती है। नीम में जीवाणुरोधी और औषधीय गुण पाए जाते हैं। यह मसूड़ों को स्वस्थ रखने और मुख की दुर्गंध कम करने में सहायक होती है। प्रश्न संख्या 21। किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्षमता क्या कहलाती है? ए. परमाणुकता, बी. संयोजकता, सी. अणुभारता, डी. सामान्यता। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बी. संयोजकता। किसी तत्व की संयोजकता वह क्षमता होती है जिसके द्वारा उसका एक परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ रासायनिक बंध बनाता है। यह किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर निर्धारित होती है। महत्वपूर्ण तथ्य: किसी तत्व की संयोजक शक्ति को उसकी संयोजकता कहते हैं। संयोजकता रासायनिक बंध बनने की क्षमता को दर्शाती है। यह बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। प्रश्न संख्या 22। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार कैसा होता है? ए. सीधी रेखा, बी. वक्र, सी. वर्गाकार, डी. वृत्ताकार। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बी. वक्र। धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन लगातार परमाणुओं से टकराते रहते हैं। इस कारण उनका वास्तविक पथ सीधी रेखा में न होकर टेढ़ा-मेढ़ा अर्थात वक्र होता है। जब बाहरी विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तब ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में बहते हैं और विद्युत धारा उत्पन्न होती है। महत्वपूर्ण तथ्य: धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वास्तविक पथ वक्र होता है। इलेक्ट्रॉन लगातार परमाणुओं से टकराते रहते हैं। विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉनों का बहाव विद्युत धारा उत्पन्न करता है।